हेलो एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बायोमॉलिक्यूल्स के कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके फर्दर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एडवांस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मोनोसेक्राइड्स को फर्दर क्लासीफाई करेंगे, जिसमें आप फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पर एल्डोस कीटोस यानी फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड कीटोन के बिहाफ पर, या फिर नंबर ऑफ़ कार्बन के एटम पर हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। एंजॉय करिए सेशन को, और ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना देर किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, चूँकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कुछ क्लासिफिकेशन किया था, बेसिक चीज़ों को क्लासिफिकेशन किया था। आज हमें उन चीज़ों को फर्दर हमें क्या करना, प्रोसीड करानी है, और प्रोसीड करके हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स मोड में पहुँचेंगे, जहाँ पर हमें अपने जो टॉपिक्स है, मेन टॉपिक है, उस थीम को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले है कि फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड। हेडिंग डालते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। यानी मोनोसेक्राइड्स को हम एक अदर वे में क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वो कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है, एक पार्ट्स क्या है, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन पर बेस्ड करते हैं, यानी कार्बोनिल मीन्स, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप। इसको हिंदी में भी हम लिख सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है क्रियात्मक समूह। होता है ये क्रियात्मक समूह। कार्बोनिल, इसको हिंदी में भी वही हम कहते हैं, इंग्लिश में भी वही कहते हैं। जो क्रियात्मक समूह रखते हो, कंटेन मीन्स होता है रखना, जो कार्बोनिल समूह रखते हो, इनको हम दो पार्ट्स में करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन होता है। अगर एल्डिहाइड एंड कीटोन को देखा जाए, कंटेनिंग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, जिसमें ये इसका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। क्या मतलब इसका हिंदी में है, कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप जो है एल्डिहाइडिक, यानी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह रखता हो, उसे हम कहते हैं एल्डोज कहते हैं। इसको हम कहते हैं एल्डोज कहते हैं। दूसरा हमारे पास है कंटेनिंग कीटोन फंक्शनल ग्रुप। इसका फंक्शनल ग्रुप आपका है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हम कहते हैं कीटोन्स कहते हैं। तो इसको हिंदी में भी अगर आप लिखना चाहें, तो जिसमें फंक्शनल यानी कंटेनिंग कीटोन फंक्शनल ग्रुप, मैं लिख दे रहा हूँ क्रियात्मक समूह कीटोन रखता हो, कीटोस कहलाता है।
इसको एल्डोस कहते हैं, इसको हम कीटोस कहते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम पर भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम। अब नंबर ऑफ़ कार्बन एटम का मतलब क्या है, 3 to 8, 3 to 8, यानी कार्बन हिंदी में लिख देते हैं इसमें, कार्बन परमाणु के आधार पर, कार्बन परमाणु के आधार पर। बेसिकली सारी चीज़ें हमने देखा कि यहाँ पर कैसे कार्बन मोनोसैकेराइड्स को कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। पहला तो क्या हुआ कि इसमें क्रियात्मक समूह के बेस पर करते हैं, जिसमें कार्बोनिल समूह होता है, ग्रुप होता है, एक में एल्डिहाइड होता है, दूसरे में कीटोन होता है। अब इसमें जो है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स यानी कार्बन के परमाणु के बेस्ड पर हम इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अब ये 3 to 8 एटम्स होते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, मोनोसैकेराइड्स को हमने डिवाइड किया तो 3 पार्ट्स थे, यानी 3 to 6 पार्ट, यानी मोनोसैकेराइड्स 3 to 6 कार्बन, 3 to 6 कार्बन। अब ये मान लीजिए क्या होता है, 3 to 6 कार्बन कंटेनिंग कार्बन कह रहा है कि ऐसे मोनोसैकेराइड्स हों जिसमें 3 to 6 कार्बन कंटेन करता हो, रखता हो। जैसे मान लीजिए क्या होता है, ये हो जाएगा आपका ट्राइओज होगा, ट्राइओज, ये क्या हो जाएगा, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। इस तरीके से इनके नॉमेनक्लेचर होंगे या नेमिंग होगी। ट्राइओज होगा, टेट्रोज होगा, पेंटोज होगा और हेक्सोज होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि फर्दर क्लासिफिकेशन में, यानी एक दूसरी तरफ से हम जब क्लासीफाई करते हैं इसको, तो कार्बन यानी कार्बन नंबर ऑफ़ कार्बन एटम के भी हाफ पे करते हैं, जिसमें मोनोसैकेराइड्स जो है 3 to 6 कार्बन कंटेन करता हो, जिसको हम ट्राइओज कहते हैं, टेट्रोज कहते हैं, पेंटोज कहते हैं, हेक्सोज कहते हैं। अब इसको अगर देखा जाए तो इसको हमने 2 उप पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे अभी अगर आप एल्डोज को देखेंगे, अगर एल्डिहाइड वाले में देखेंगे तो एल्डोज हो जाएगा। ट्राइओज में क्या होता है, एल्डो ट्राइओज। मैं इसको 2 भागों में डिवाइड कर दे रहा हूँ, और 2 भागों में कैसे डिवाइड करता हूँ, ये 2 उपवर्गों में डिवाइड किया गया। पहला उपवर्ग क्या है, पहला उपवर्ग है, आपने देखा होगा इसको इस तरीके से, एल्डिहाइड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्डोज, यहाँ पर मैं क्या लिख दे रहा हूँ, कीटोज लिख दे रहा हूँ। तो एल्डोज और कीटोज को किस तरीके से यहाँ पर लिखा गया, कार्बन 3 to 6, नंबर ऑफ कार्बन 3 to 6, तो नंबर ऑफ कार्बन 3, 4, 5, 6 and 7। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब जो है इस नंबर ऑफ़ कार्बन एटम के बिहार पर जब हमने इसको मोनोसैकेराइड को 3 to 6 का कंटेनिंग कार्बन्स में हमने डिवाइड किया, तो अब क्या करते हैं हम इसको थोड़ा सा, और भी यहाँ फ्रेम में नहीं आ रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा करना चाहा। नंबर ऑफ कार्बन्स, इनको सब क्लास में बांटा गया। सब क्लास का मतलब होता है उपवर्ग, और ये कितने उपवर्ग में बांटा गया, 2 उपवर्ग में बांटा गया। पहला उपवर्ग क्या है, एल्डिहाइडिक फॉर्म का है, यह एक उपवर्ग हो गया। दूसरा आपका क्या है, कीटो का हो गया, इसको हम कीटोज कहते हैं। इसकी हिंदी भी कीटोज है, इसकी हिंदी भी हम एल्डोज भी कह सकते हैं इसको, और इसको हम कीटोज कह सकते हैं। अब हमें करना क्या है, 2 उपवर्गों में जब बांटा गया तो नंबर ऑफ कार्बन बेस्ड, यानी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 3 लिख सकते हैं। 3 में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 3 में क्या होगा, एल्डो ट्राइओज, इसको हिंदी में भी वही हम लिखेंगे। 4 पे क्या लिखेंगे, एल्डो टेट्रोज। 5 पे क्या लिखेंगे, कार्बन नंबर 5 पे क्या लिखेंगे, एल्डो पेंटोज। 6 पे क्या लिखेंगे,
एल्डो हेक्सोस, और 7 पे क्या लिखेंगे, एल्डो हेप्टोस, हेप्टोस। सिमिलरली कुछ इसी तरीके से हम यहाँ भी लिखेंगे। नंबर कार्बन नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे, कीटो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कीटो ट्राइओज। उसके बाद कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज। लास्ट एंड 7 का हो जाएगा कीटो हेप्टोस। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर हमने जो 3 to 8 हमने इस तरीके से डिवाइस किया था। 8 पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एल्डो ऑक्टेज हो जाएगा, कीटो ऑक्टेज हो जाएगा, ऑक्टोज हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दो सब उप वर्गों में या सब क्लास में हमने इसको बांट लिया था बिहाफ नंबर ऑफ कार्बन के रेफरेंस में। एल्डो ट्राइओस, एल्डो टेट्रोस, एल्डो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस और एल्डो जो है हेप्टोस। इसी तरीके से कीटोस को हमने क्या किया, कीटो ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस को हमने बांट दिया। अब क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स को तो हमने कर लिया। अब मोनोसैकेराइड को अगर आप डिवाइड कर ही रहे हैं या उसके बारे में हमें जानना ही है, तो मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, इट इज़ वेरी सिंपलेस्ट जो है शुगर होती है। तो वो जो सिंपलेस्ट शुगर होती है उससे ज़्यादा सिंपल या सरल जो है शुगर नहीं हो सकती है। इसके जल अपघटन से कुछ प्राप्त नहीं होता है। यानी अगर साफ शुद्ध शब्दों में कहा जाए तो दिस इज़ डूइंग नो रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन करती ही नहीं है। तो हमें क्या लिखना है, हमें तो सीधे क्या करना है कि हम लोग लिख सकते हैं मोनोसैकेराइड्स को हेडिंग डालेंगे मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या करता है, हम यहाँ हेडिंग डालते हैं अलग सी मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड इट इज़ वेरी सिंपलेस्ट शुगर, यानी बहुत सिंपलेस्ट शुगर है। इसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट शुगर। सिंपलेस्ट शुगर यानी ये जो है इससे ज़्यादा सिंपल नहीं बन सकता है, इससे अणुओं में नहीं टूटता है। जब ये अणुओं में नहीं टूटता है इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबसे छोटी यूनिट है, यानी ये मोनोसैकेराइड्स है। और इनको जो है आसानी से अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें, हाइड्रोलाइज करना चाहें, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है, यानी इनका जल अपघटन नहीं होता है। इसको हम लिख सकते हैं इनका जल अपघटन, इनका जल अपघटन, अपघटन इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। ब्रैकेट में हम लिखते हैं हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रो मीन्स होता है पानी, लिसिस मीन्स होता है ब्रेक करना या तोड़ना। तो इनका जल अपघटन नहीं होता है, नहीं होता है। ये सबसे आसान, या हम इसको कह सकते हैं सरल, सबसे आसान या सरल मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड है। अच्छा, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर होता है। ये ग्रीक वर्ड के सुक्रोन वर्ड से बना हुआ है, जिससे ये डिराइव किया गया कि ये शुगर होता है और ये सिंपलेस्ट शुगर होती है। अब ये डज नॉट हाइड्रोलाइज, यानी हमने यहाँ लिखा है इनका जल अपघटन नहीं होता है, यानी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ये सबसे आसान या सरल मोनोसैकेराइड्स होते हैं। अगर रिएक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर रिएक्शन हम क्या करते हैं, रिएक्शन को लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, सिंपली लिखते हैं हम लोग, रेड पेन से ही लिखता हूँ, C6H12O6 प्लस H2OH प्लस, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, यानी यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती है। तो जब यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती है तो हमने यहाँ पर एक मेंशन कर लिया है, और फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आप लोगों ने। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं ओलिगोसैकेराइड के बारे में। ओलिगोसैकेराइड एक्चुअली क्या होता है, या ओलिगोसैकेराइड
का क्या मतलब है? ओलिगोसैकेराइड को देखा जाए तो ये क्या करते हैं, जो 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स इनसे प्राप्त होते हैं, यानी 2 से 1 मिनट ओलिगोसैकेराइड से 2 से 10 2 से यानी 2 to 10 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं। अब ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, सुक्रोज है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल कि आपके पास है सुक्रोज। सुक्रोज का फार्मूला क्या हो सकता है? सुक्रोज का फार्मूला आपका है, सुक्रोज प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस करता है 2 मोनोसैकेराइड्स, या फिर इसको हम कह सकते हैं डायसैकेराइड्स। डायसैकेराइड का मतलब होता है, जैसे मोनो का मतलब सिंगल होता है, डाई का मतलब होता है 2, यानी 2 होता है, तो डायसैकेराइड प्राप्त करता है। अब जैसे मान लीजिए जब इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं, किसको? मोनोसैकेराइड्स को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स को करने पर, हाइड्रोलाइज या हाइड्रोलिसिस करने पर, इसको हम कहते हैं जल अपघटन। जल अपघटन करने पर 2 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, 2 यानी 2 मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो 2 मोनोसैकेराइड्स कैसे प्राप्त होते हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ देख लेते हैं। C12H22O11 plus H2O is given C6H12O6, C6H12O6, दूसरा आपका है C6H12O6। एक आपका ग्लूकोज है और दूसरा आपका फ्रक्टोज है। पहला क्या है, ग्लूकोज, और दूसरा क्या आपका है, फ्रक्टोज है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ओलिगोसैकेराइड्स को हमने यानी 2 भागों में इसको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स से 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सुक्रोज को प्रोड्यूस करता है, डायसैकेराइड प्रोड्यूस करता है। ओलिगोसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइसिस करते हैं या जल अपघटन करने पर 2 मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हमने इसको रिएक्शंस को मेंशन किया हुआ है, और रिएक्शन को आप केयरफुली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। तो यहाँ तक तो हमें बात समझ में आई है। हमें लगता है कि इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अभी तो ये बेसिक चीज़ें हैं, अभी और अच्छी तरीके से इसके जब से स्ट्रक्चर्स वगैरह हम लोग मेंशन करेंगे, ड्रा करेंगे, तो और ईज़िली आपको समझ में आएगा। तो यहाँ तक हमने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया स्टूडेंट्स। हमें करना क्या है, रेफिनोज के बारे में देखना है। रेफिनोज क्या है और रेफिनोज को कैसे हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं। रेफिनोज, ये आपका है रेफिनोज। इसको हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, इसका फार्मूला अगर लिखेंगे तो C18H32O16, ये आपका है रेफिनोज। रेफिनोज से जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो तीन इसके मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं। 3 मोनोसैकेराइड्स, यानी रेफिनोज इज प्रोड्यूस 3 मोनोसैकेराइड्स। अगर हम लोग इसको करेंगे तो क्या करेगा, रेफिनोज प्रोड्यूस 3 मोनोसैकेराइड्स, 3 मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं। पहला अगर देखा जाए तो हम यहाँ लिख सकते हैं C18H32O16 प्लस 2H2O। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, HN, और ये बन सकता है आपके पास C6H12O6 प्लस C6H12O6
प्लस C6H12O6। दो चीज़ें तो आप जानते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपने पहले लिखा लिया है, पहले आपने बना लिया है। तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है, इसको हम ग्लूकोज कर सकते हैं, इसको हम फ्रक्टोज लिख सकते हैं और इसको हम लैक्टोज लिख सकते हैं। ये आपका लैक्टोज हो सकता है। तो हमने क्या किया, रेफिनोज को 3 मोनोसैकेराइड रेफिनोज देता है, यानी जब भी रेफिनोज को हम हाइड्रोलाइज करेंगे, रेफिनोज को यहाँ लिखेंगे, रेफिनोज का जल अपघटन करने पर, जल अपघटन करने पर 3 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। जो कि आपने क्या देखा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 मोनोसैकेराइड्स हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है और लैक्टोज भी है। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में, ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में देख लिया, रेफिनोज के बारे में भी देख लिया। और अब हम चलते हैं पॉलीसैकेराइड्स के बीच चलते हैं, यानी पॉलीसैकेराइड को हम डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है आशा आपको समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, बहुत कुछ टिपिकल नहीं है, बहुत कुछ आसान है। एक्चुअली जब हम किसी चीज़ को इंफॉर्मेटिव मोड में लेते हैं, जब हम जानकारी हमारे पास ज़्यादा होती है, यानी कहने का सेंस ये है, जितना ज़्यादा हम इंफॉर्मेटिव्स होंगे, जितनी ज़्यादा हमारे पास जानकारियाँ होंगी, उतनी ज़्यादा चीज़ें रोचक होती हैं और उतना ही ज़्यादा हमें इंटरेस्ट आता है। तो हमें ज़्यादा कुछ क्या करना है, हमें इन्फॉर्मेशंस यानी हमें टेक्स्ट बुक्स पढ़ने हैं। और मैं बेस्ड जितनी भी है एनसीईआरटी बेस्ड मैं आपको ये सारी चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ। और इसीलिए क्या है, थोड़ा सा टाइम टेकन हो सकती है वीडियो, लेकिन ये है कि आपको बेसिक चीज़ लेकर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कंटेंट प्रोवाइड करना है, वैसा ही कंटेंट आपको मिल रहा है ऑन द स्पॉट। अगर आप देखें तो पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करके यहाँ पर जो है समझा रहे हैं। मे भी आपको समझ में आ रहा होगा और मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि पूरी तरीके से आप समझ रहे हैं। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और चलते हैं पॉलीसैकेराइड की तरफ। पॉलीसैकेराइड चूँकि दो चीज़ें, हमने मोनोसैकेराइड्स को देखा और उसके बाद जो है मोनोसैकेराइड्स के बाद हमने ओलिगो को देखा, ओलिगो के बाद फिर जो है हम पॉलीसैकेराइड की तरफ चलते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स में 10 से ज़्यादा जो है मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं। यानी जब भी हम इसको क्या करेंगे, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे पॉलीसैकेराइड्स को, यहाँ हम हेडिंग डालते हैं पॉली और ये है आपका सैकेराइड। पॉलीसैकेराइड को आप हिंदी में भी वही लिख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं है कि हम हिंदी में अंग्रेज़ी में आप लिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं पॉलीसैकेराइड। ये आपके पास है, ये हिंदी आपकी है। और टर्मिनोलॉजी देखिए समझना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी से अगर आप नहीं समझेंगे तो आपके जब आप कोई कंपटीशन बीट करेंगे तो सारे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इंग्लिश में होते हैं और ख़ास तौर से टर्मिनोलॉजी वही हिंदी भी होती है और वही इंग्लिश भी होती है। तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि सिर्फ हम जो है हिंदी को ही अपनी लैंग्वेज में देखें। तो पॉलीसैकेराइड्स को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे, ये कहता है कि पॉलीसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज करने पर, लिखते हैं पॉलीसैकेराइड्स को, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ, पॉलीसैकेराइड को का जल अपघटन करने पर, जा खाली ला खाली अपघटन करने पर 10 से अधिक मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं। मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। दस से अधिक से, यानी जब भी हम इसको क्या करते हैं, सिंपलेस्ट में भाग में बांटेंगे या फिर हम इसको कहते हैं जल अपघटन। पॉलीसैकेराइड्स हाइड्रोलाइज्ड
10 टू यानी मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स, यानी क्या कह रहा है कि 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स इससे हम अडॉप्ट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास है C6H10O5, ये N, ये हम स्टार्च इसको कहते हैं, स्टार्च है या फिर इसको मंड भी कहते हैं या स्टार्च कहते हैं। इनको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे प्लस H2O तो देन क्या हो जाता है C6H12O6N। N मीन्स होता है न्यूमेरस नंबर। न्यूमेरस नंबर का मतलब 2, 4, 6, 10 इस तरीके से, यानी बहुत ढेर सारे नंबर में होता है। तो ये आपका स्टार्च होता है और N जो है यह नंबर है। तो N मीन्स कई बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीपल नंबर हो सकते हैं। C6H10O5 दिस इज स्टार और मंड in hydrolyzed H2 then given is C6H12O6N, यानी न्यूमरस नंबर ऑफ C6H12O6 प्राप्त, यानी 10 से ज़्यादा प्राप्त होते हैं। यही क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स होता है। और पॉलीसैकेराइड्स को अगर देखा जाए तो ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। इनको अगर देखा जाए इनकी प्रॉपर्टी को तो कलरलेस होते हैं, ये होते हैं कलरलेस प्रॉपर्टीज़। पहला आपका देखेंगे कलरलेस, टेस्टलेस, उसके बाद जो है अल्पविलेय, अल्पविलेय ठोस या जल में आविलेय, जल में अल्पविलेय क्रिस्टलीय ठोस होगा। अल्पविलेय क्रिस्टलीय ठोस, यहाँ पर हम एक चीज़ बढ़ा देते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देखा, कलरलेस भी होता है, टेस्टलेस भी होता है, अल्पविलेय क्रिस्टलीय ठोस होता है और यहाँ पर क्या कह रहा है, जल में अविलेय होता है। तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सब हम लोग क्या करते हैं, अपचायक प्रवृत्ति के आधार पर शर्कराएं दो प्रकार की होती हैं। हम यहाँ लिखते हैं कि अपचायक प्रवृत्ति के आधार पर शर्कराएं दो प्रकार की होती हैं। शर्कराएं दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती है। पहली क्या है, अपचायक शर्कराएं, जिसको हम कहते हैं, इसमें हम हेडिंग डालते हैं अपचायक शर्कराएं। अपचायक शर्कराएं। अपचायक का मतलब क्या होता है, एक तो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी रिडक्टिव शुगर्स होती हैं। अब इसमें रिडक्टिव शुगर्स में क्या होती है, CHO और जो है CO यानी कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये लोग जो होते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया, ये सब क्या करते हैं, जिसमें समान, ये क्या नाम है, जो शर्कराएं अपचयित करती हैं, जो शर्कराएं समान रूप से अपचयित करती हैं या ये समान अपचयित के समान काम करता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जो अपचयित के समान कार्य करता है। अपचयित के समान कार्यकर्ता का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें क्या होते हैं, इसमें CHO और एवं कार्बोनिल ग्रुप यानी कीटोनिक ग्रुप। स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है कि अपचायक शर्कराएं जो होती हैं जो अपचयित के समान कार्य करता है। अच्छा, अपचयित के समान करने का क्या मतलब है, हमने एक एग्जांपल बताया था। मान लीजिए आपके पास Na है और आपके पास Cl है।
NaCl को अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, 2 8 और 1 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 7 होता है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होता है। मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ कलरफुल इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये इलेक्ट्रॉन में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यानी 7th वाला इलेक्ट्रॉन में कलरफुल दिखा रहा हूँ। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से जाता है और जब यहाँ जाता है तो कौन ऑक्सीकृत करता है, ये जो Cl होता है ये Na को ऑक्सीकृत करता है, इसको ऑक्सीकृत, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीकारक कहते हैं। एक मिनट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये इसको हम कहते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कहते हैं। यानी जो रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जिसका रिडक्शन होता है, आप लोग लिख लीजिएगा कहीं ब्रैकेट में, जिसका रिडक्शन होता है या अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है, वो ऑक्सीकारक कहलाता है। अगर ये Cl इलेक्ट्रॉन ना लेता तो ये ऑक्सीडाइज ना होता। यानी ऑक्सीडाइज का मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव पे कैरेक्टर में आया। अभी ये क्या था, 0 ऑक्सीडेशन नंबर थी, अब ये पॉजिटिव यानी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या हुआ, ये पॉजिटिव आया। और आपने देखा होगा कि हमने कहा यही था कि या तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो, या ऑक्सीजन का जुड़ना हो, या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, या धन विद्युतीय तत्वों का जो है जुड़ना हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये हमने क्या दिखाया, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। कौन करा रहा है, ये कौन करा रहा है, क्लोरीन करा रहा है। यानी क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर ये देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और Cl नेगेटिव बन रहा है। यानी ये रिड्यूस हो रहा है, स्वयं को रिड्यूस करता है और ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। पर अगर दूसरे रेफरेंस में यहाँ हम देखें तो इस रेफरेंस में देखा जाए तो मान लीजिए आपके पास कोई A है और ये आपके पास B है। A और B में यहाँ देखेंगे तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का ही क्या होता है, तालमेल होता है इलेक्ट्रॉनों से। अब ये कह रहा है कि ये इसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, इसको रिड्यूस करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर। तो ये जब ऑक्सीडेशन होता है, रिड्यूस किसको करता है, इसको करता है, इसलिए इसको हम रिडक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं अपचायक। जिसका ऑक्सीडेशन होता है यानी वो किसी बी को रिड्यूस करा रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अपचायक बोलते हैं। ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी सब समझिएगा, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझिएगा। यहीं पर वो कह रहा है कि अपचायक शर्करा वो होती हैं जो अपचयित के समान कार्य करता है, जिसमें क्या होता है, CHO ग्रुप होता है या फिर कीटोन का ग्रुप होता है। और इसमें क्या होता है, शुगर को छोड़कर, शुगर यानी सुक्रोज को छोड़कर, एक्सेप्ट हम यहाँ लिखते हैं एक्सेप्ट सुक्रोज, इनको छोड़कर क्या हो रही है, ये अपचायक शर्कराएं नहीं होती हैं। और अपचायक शर्कराएं वही होती हैं जिसमें आपने देखा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज को देखा, लैक्टोज को देखा। या हम यहाँ लिख सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ETC। ये हो गई आपकी अपचायक शर्कराएं। दूसरी आपकी क्या है, अनअपचायक शर्कराएं होती हैं। दूसरी आपकी है अनअपचायक शर्कराएं। स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेंस रिएजेंट एंड फेहलिंग सॉल्यूशन। टॉलेन अभिकर्मक का क्या मतलब है, यानी टॉलेन रिएजेंट है और फेहलिंग सॉल्यूशन भी एक तरीके का रिएजेंट है। यानी इनमें क्या होता है, ये अपचयित नहीं होने देता,
इन लोगों को टॉलेंट रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है कि विलयन को अपचयित नहीं करने देता। अनअपचायक जो शर्कराएं होती हैं टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को अपचयित नहीं होने देता। अपचयित का मतलब क्या होता है? रिड्यूस नहीं होने देता, अपचयित नहीं होने देता, नहीं होने देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका क्या है? पॉलीसैकेराइड्स है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल, पॉलीसैकेराइड और सुक्रोज, ये एग्जाम्पल है। अनअपचायक शर्कराओं की एग्जाम्पल है कि टॉलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट्स को क्या करता है? अपचयित नहीं होने देता, जिसमें क्या है? पॉलीसैकेराइड्स है और क्या है? सुक्रोज है। तो इस तरीके से और भी हम देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में और भी हम। डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं, यानी मॉलिस टेस्ट करते हैं। मॉलिस टेस्ट पे कहता है कि चलिए विलयन, हम कार्बोहाइड्रेट यानी जो कुछ भी हम ले रहे हैं, पदार्थ जो हमारे पास है, उस पदार्थ का हम जलीय विलयन टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं पदार्थ का जलीय विलयन टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में लेते हैं जिसमें मौलिक अभिकर्मक जिसको आप कहते हैं, इंग्लिश में भी मॉलिश करते हैं, अल्फा नेप्थॉल। अल्फा नेप्थॉल को मिलाते हैं, अब ये मॉलिस टेस्ट होता क्या है? यहाँ हम लिखते हैं मॉलिस टेस्ट, यानी मॉलिस अभिकर्मक क्या होता है? मॉलिस रिएजेंट। अल्फा नेप्थॉल का एथिल अल्कोहल में एथिल अल्कोहल में 10% सॉल्यूशन या 10% विलयन, ये आपका क्या कहलाता है? मॉलिस टेस्ट कहलाता है। तो हमने क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट यानी मॉलिस टेस्ट, पदार्थ का जलीय विलयन टेस्ट ट्यूब में लेते हैं जिसमें मॉलिस अभिकर्मक या अल्फा नेप्थॉल को हमने क्या किया है? मिलाया है। और मॉलिस रिएजेंट एक्चुअली क्या होता है? अल्फा नेप्थॉल का एथिल अल्कोहल में 10% क्या होती है? सॉल्यूशन होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलती रहे। नूर क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लासेस।